हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। तो आज हम करेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 संघर्षकालीन भारत, जिसमें हम 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक का पढ़ेंगे। इसका मतलब आपका जो दिल्ली सल्तनत काल है वहां से स्टार्टिंग होगी और प्लासी के युद्ध तक ये चलेगा। तो इसमें हम सभी जो भी दिल्ली सल्तनत में जो वंश हुए थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, ये सब भी हम देखेंगे। उसके बाद मुगल काल भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्लासी का युद्ध भी पढ़ेंगे। तो ये सब आपके इस चैप्टर में है और एक पूरी यूनिट जो है वो ये चैप्टर कवर करता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा दाहिर के बीच भयानक संघर्ष कब हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के मध्य जो भयानक संघर्ष है वह कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 712 ईस्वी में। अब थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं कि अरबों का जो पहला आक्रमण था वह मोहम्मद बिन कासिम के समय का ही माना जाता है, 712 ईस्वी में। इससे पहले जो एक और आक्रमण हुआ था 636 ईस्वी में, तो वो विफल हो गया था, तो इसलिए उसे नहीं माना जाता है। जब आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि अरबों का प्रथम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के समय कब हुआ था, तो 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच भयानक संघर्ष कब हुआ था? 712 ईस्वी में। तो इस युद्ध में क्या हुआ था, जो राजा दाहिर थे वो मारे गए थे और इनकी जो पत्नी थी उन्होंने जौहर किया था। तो भारत का सबसे पहला जौहर जो है वो भी यही माना जाता है, भारत का, राजस्थान का नहीं, भारत का प्रथम जौहर जो है वह कब हुआ था? 712 ईस्वी में ही हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, भारत में मुस्लिम राज्य की शुरुआत कब हुई थी? भारत में मुस्लिम राज्य की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। जो मोहम्मद गौरी था वो जब भारत पर उसने आक्रमण किया था तो उसके बाद वह यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली के शासन पर छोड़कर और वह वापस गजनी चला गया था। लेकिन वापस जब जा रहा था तो खोखरो जाति के द्वारा उसकी भी हत्या हो गई थी। इसीलिए भारत में मुस्लिम राज्य की शुरुआत जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक से मानी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, दिल्ली सल्तनत काल का समय क्या था? दिल्ली सल्तनत काल का समय जो है वो था 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। नेक्स्ट है यानी कि 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर 1526 इब्राहिम लोदी तक। क्वेश्चन 4 है, गुलाम वंश के अन्य क्या नाम है? गुलाम वंश के अन्य क्या नाम है? इसका सही आंसर है, गुलाम वंश को हम यामिनी वंश के नाम से भी जानते हैं और इलवरी वंश के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? देखिए, भारत में गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। तो इसने अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली को नहीं बनाया, इसने अपनी राजधानी जो है वो किसको बनाया? लाहौर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, हसन निजामी को दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने संरक्षण प्रदान किया था? तो हसन निजामी को दिल्ली सल्तनत के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने संरक्षण प्रदान किया था। ऐसे क्वेश्चन जो है वही एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल ध्यान रखना है एक एक क्वेश्चन। कुतुब मीनार की पहली मस्जिद किसने और किसकी स्मृति में बनवाई? कुतुब मीनार की पहली मस्जिद किसने बनवाई और किसकी स्मृति में बनवाई? तो इसका सही आंसर है, कुतुब मीनार की पहली मस्जिद जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। तो यह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाई, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी और चौथी जो मंजिल थी उसका निर्माण जो है वह किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, एक क्वेश्चन और आप नोट कर लें कि तुर्कों के द्वारा बनवाई गई पहली मस्जिद, भारत में तुर्कों के द्वारा बनवाई गई पहली मस्जिद जो दिल्ली में बनी, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कौन सी है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। अभी इसे नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। और यह कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है वह 27 विष्णु मंदिर को तोड़वाकर बनवाई गई थी।
कुतुबुद्दीन की मृत्यु कैसे हुई थी? कुतुबुद्दीन की मृत्यु जो है वह चौगान या पोलो खेलते हुए 1210 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है, ऐसे पूछ लिया जाता है कुतुबुद्दीन की मृत्यु जो है वो कैसे हुई थी। तो चौगान जिसे पोलो कहते हैं, तो यह खेलते हुए हुई थी और लाहौर में हुई थी। जब वो चौगान या पोलो खेल रहे थे तो घोड़े से गिर गए और घोड़े से गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। नेक्स्ट है, मुस्लिम साम्राज्य का और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश को माना जाता है और इनका शासनकाल जो है वो 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने रणथंभौर मालवा का बिल्ला दुर्ग कब जीता? इल्तुतमिश ने रणथंभौर और मालवा का बिल्ला दुर्ग कब जीता? तो इसका सही आंसर है 1226 ईस्वी में रणथंभौर और 1223 ईस्वी में भिल्ला दुर्ग को जीता। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने मंगोल चंगेज खां से डरकर भागे हुए खारिज्म शाह की किस पुत्र की सहायता नहीं की? तो ऐसे भी पूछा जाता है कि इल्तुतमिश ने किससे भारत को बचाया था? तो देखिए, मंगोल जो थे वो भारत पर आक्रमण करते थे, तो इल्तुतमिश ने मंगोलों से भारत को बचाया था। तो उस समय मंगोल चंगेज खां जो था वह खारिज्म शाह के पुत्र को पकड़ना चाह रहा था, लेकिन इल्तुतमिश ने उसकी सहायता नहीं की और मंगोलों से भी भारत को भी बचाया। तो वो पुत्र था मंगवर्नी। इल्तुतमिश ने मंगोल चंगेज खां से डरकर भागे हुए मंगवर्नी की सहायता नहीं की। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इसका सही आंसर है रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन 13, रजिया ने किसे अमीर अखूर, जिसे अश्वशाला का प्रधान कहा जाता है, उसे नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर है मलिक जमालुद्दीन याकूत को रजिया ने अमीर अखूर नियुक्त किया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, बलवन का उपनाम क्या था? बलवन का उपनाम क्या था? तो इस रजिया सुल्तान के बाद गयासुद्दीन बलवन बने थे। रजिया सुल्तान जो पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। तो गयासुद्दीन बलवन जो था उसका उपनाम था उलुग खां। गयासुद्दीन बलवन ने इक्ता प्रणाली जो थी वह भी समाप्त की थी और इक्ता प्रणाली जो चलाई थी वो इल्तुतमिश ने चलाई थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली चलाई थी जिसकी समाप्ति बलवन ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, बलवन कौन था? तो इसका आंसर है बलवन इल्तुतमिश के चहलगानी दल से संबंधित एक तुर्की दास था। इल्तुतमिश जो 40 गुलामों का एक संघ था तो उसका एक तुर्की दास था। नेक्स्ट है, बलवन ने मंगोलों का सामना करने के लिए एक सैन्य विभाग को पुनर्गठित किया, उसका क्या नाम था? बलवन ने मंगोलों का सामना करने के लिए, क्योंकि मंगोल जो थे वो बार बार आक्रमण करते थे, तो उनका सामना करने के लिए एक सैन्य विभाग का पुनर्गठन किया, तो उसका नाम था दीवाने आरिज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बलवन ने दीवाने आरिज सैन्य विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, सिजदा और पाबोस की प्रथा किसने प्रारंभ की? सिजदा और पाबोस की प्रथा किसने प्रारंभ की? ये वो प्रथा थी जिसमें जो राजा होता था तो उसके पैरों को चूमकर और सर झुकाने की ये प्रथा थी। तो यह प्रथा जो है वो किसने स्टार्ट की? बलवन ने स्टार्ट की। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, लौह और रक्त की नीति किसने बनाई? लौह और रक्त की नीति बनाने वाला था बलवन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, क्यूमर्स की हत्या कर जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान कब घोषित किया? जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी, ठीक है, 1290 में।
तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है और उसने क्यूमर्स की हत्या करके स्वयं को सुल्तान घोषित किया 1290 में और खिलजी वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, राजत्व सिद्धांत किसने चलाया? राजत्व सिद्धांत किसने चलाया? तो इसका सही आंसर होगा बलबन ने। बलबन जिसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी, एकता प्रणाली को समाप्त किया था, सिजदा और पापोस की प्रारंभ किया था, तो इसने राजत्व सिद्धांत चलाया था। ये क्या था? इसमें सुल्तान का जो पद होता था उसको पृथ्वी पर ईश्वर की छाया माना जाता है, यानी जो कुछ है वो सुल्तान ही है। नेक्स्ट है 21, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये हमने अभी देखा था, खिलजी वंश की स्थापना जो है वो की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ठीक है, अगर फिरोज नहीं आता है तो जलालुद्दीन खिलजी ये लिखा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, सिक्कों पर द्वितीय सिकंदर अंकित किसने करवाया? सिक्कों पर द्वितीय सिकंदर अंकित किसने करवाया? कौन था जो कि अपने आप को सिकंदर सेकंड बोलता था? तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इनके बचपन का नाम था अली मुशारफ। ठीक है, मुशारफ। और जो अलाउद्दीन खिलजी उसने उपाधि जो है वो सिकंदर सानी की धारण की थी। इसका उद्देश्य जो था वो विश्व विजय करना था। अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य था विश्व विजय करना। गुजरात के बघेला राजपूत राजा कर्णदेव के खिलाफ सैन्य अभियान किसने चलाया? गुजरात के बघेला राजपूत राजा कर्णदेव के खिलाफ सैन्य अभियान किस खिलजी शासक ने चलाया? तो वो सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, अलाउद्दीन ने रणथंभौर और चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? अलाउद्दीन ने रणथंभौर और चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? जब हम राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन ने रणथंभौर और चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था। तो देखिए, रणथंभौर पर आक्रमण किया था 1301 ईस्वी में, जब वहां के शासक हमीर देव चौहान थे। ठीक है, और हमीर देव चौहान के समय ही क्या हुआ था? जौहर हुआ था। तो राजस्थान का सबसे पहला जौहर जो है वो 1301 ईस्वी में रणथंभौर में हुआ था। नेक्स्ट 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और उस समय रतन सिंह राजा थे, वहां के जो शासक थे वो थे रतन सिंह। तो रतन सिंह के समय जो रानी पद्मावती थी उन्होंने जौहर किया था। और ये हमें पता चलता है जो मलिक मोहम्मद जायसी थे उन्होंने पद्मावत में ये लिखा है 1940 में। नेक्स्ट है अमीर खुसरो के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत सैन्य अभियान में मलिक काफूर कहां तक पहुंचा? अमीर खुसरो जो कि अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अमीर खुसरो की जो बुक थी खजाइन उल फतूह, जिसमें उसने अलाउद्दीन का ही वर्णन किया है, तो ये भी याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि अमीर खुसरो जिसने खजाइन उल फतूह नामक बुक लिखी थी जिसमें अलाउद्दीन का वर्णन किया था, तो उसने दक्षिण भारत सैन्य अभियान में मलिक काफूर जो है वो कहां तक पहुंचा? उसने ये जो लाइन कही थी तो उसने ये कहा था कि वह देवगिरी, होयसल राज और पांडे राज इनको जीतने के बाद और वह रामेश्वरम तक पहुंचा था, दक्षिण भारत के बिल्कुल अंत तक पहुंचा था। ठीक है, नेक्स्ट है अलाउद्दीन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो अभी हमने देखा था अलाउद्दीन ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो अलाउद्दीन ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27, अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को किस पदवी से विभूषित किया? अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को किस पदवी से विभूषित किया? तो उन्होंने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा कहा। और अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी क्योंकि वह खुद को सिकंदर बोलता था।
क्योंकि सिकंदर का उद्देश्य भी विश्व विजय था और अलाउद्दीन का उद्देश्य भी विश्व विजय था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन का सबसे महत्वपूर्ण सुधार क्या था। अलाउद्दीन का सबसे महत्वपूर्ण सुधार था बाजार नियंत्रण। नेक्स्ट है निम्न का मिलान करें। चलिए, दीवाने रियासत, सायना या दंडाधिकारी, मुहत्सिब, वरीद ए ममालिक। तो जब हम दिल्ली सल्तनत में जो प्रशासन था तो वो पढ़ेंगे जब ये जो शब्द हैं वो यूज होते हैं। तो देखिए, दीवाने रियासत जो है वो व्यापार का नियंत्रक रखने वाले अधिकारी को बोलते थे। सायना या दंडाधिकारी जो है वो बाजार का दरोगा, जैसे कि आज का जो इंस्पेक्टर होता है, उन्हें बोलते थे। मुहत्सिब जो है वह जनसाधारण का रक्षक एवं नाप तोल का निरीक्षण करता, इसे क्या बोला जाता था, मुहत्सिब। और जो गुप्तचर अधिकारी होता था उसे बोलते थे वरीद ए ममालिक। तो ये आपको याद रखना है। सैनिकों को सबसे पहले किस मुस्लिम शासक ने वेतन दिया। तो देखिए, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, एक तो बाजार नियंत्रण की जो नीति है वो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी, और सबसे पहले सैनिकों को वेतन देने वाला भी अलाउद्दीन खिलजी था। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बहुत से अच्छे काम जो है वो भी किए गए थे। अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का क्या नाम था। अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का क्या नाम था। इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। नेक्स्ट है खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान शासक कौन था। तो नासरुद्दीन खुसरव शाह जो है वो खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान शासक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो तुगलक वंश का संस्थापक था ग्यासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, ग्यासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र को वारंगल किस राजा के खिलाफ भेजा। ग्यासुद्दीन तुगलक ने, जिसने तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है जिसे, तो उसने अपने पुत्र को वारंगल भेजा था राजा रुद्रदेव के खिलाफ, जो कि तेलंगाना के राजा थे। तो देखिए, ग्यासुद्दीन तुगलक जो था उसने मलिक उल गाजी की उपाधि भी धारण की हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में ये भी बात है कि ग्यासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया जो थे उनके बीच हमेशा मनमुटाव रहता था। जब ग्यासुद्दीन तुगलक बंगाल से लौट रहा था तो जो निजामुद्दीन औलिया थे उन्होंने उन्हें एक लाइन कही थी कि हुनोस दिल्ली दूरस्थ, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। तो ये लाइन भी आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ये लाइन जो है वो पूछ ली जाती है। इसके अलावा अमीर खुसरो जो थे उन्होंने ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा कि सैकड़ों पंडितों को तो ये अपनी पकड़ी में छुपा के रखता था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35, ग्यासुद्दीन तुगलक का अंतिम सैनिक अभियान कौन सा था। तो ग्यासुद्दीन तुगलक का अंतिम सैनिक अभियान था बंगाल के विद्रोह का दमन, क्योंकि इसके बाद ही इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36, अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण या रक्त का पिपासा या रक्त पिपासु किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है जूना खां। जूना खां, जिनका पहले नाम जूना खां था, बाद में मोहम्मद बिन तुगलक हुआ, तो इन्हें रक्त का पिपासा कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37, मोहम्मद तुगलक के समय तुगलक साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था। तो कितने प्रांतों में बटा हुआ था। तो इसका सही आंसर है 23 प्रांतों में बटा हुआ था। क्वेश्चन 38, मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी राजधानी का नाम बदलकर क्या रखा। तो मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी राजधानी का नाम बदलकर क्या रखा, जिनका पहले नाम था जूना खां। तो इसका सही आंसर है दौलताबाद। देवगिरी से नाम बदल के क्या रखा, दौलताबाद। एक बात और इनके बारे में याद रखिएगा कि ये पहला सुल्तान था जिसने कृषि विभाग मंत्रालय की स्थापना की थी, और उस समय दिल्ली सल्तनत में उसे दीवान ए कोही कहा जाता था। तो अगर पूछ लिया जाए कि दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किसने की, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की।
नेक्स्ट देखते हैं 39। सांकेतिक मुद्रा के तुगलक वंश के सुल्तान ने चलाई, है ना। सांकेतिक मुद्रा किस तुगलक वंश के सुल्तान ने चलाई? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए, ठीक है। और देश में अगर जब मुद्रा की कमी हुई तब उसने सांकेतिक मुद्रा भी चलाई थी। तो इन्हें पागल शासक भी कहा जाता है, ठीक है। वैसे तो ये सल्तनत काल के सबसे विद्वान शासक थे, खगोल शास्त्री भी थे और गणितज्ञ, आयुर्विज्ञान, इन सभी के ज्ञाता थे। फिर भी इन्हें पागल शासक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ मिस हो गया है, देखिए कि मोरक्को से जो इब्न बतूता आया था वह किसके काल में आया था? 1333 ईस्वी में मोरक्को से इब्न बतूता जो आया था वो किसके काल में आया था? तो वह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दोबारा से मैं बता देती हूँ कि इसका मतलब ये है, यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया तो थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पर। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मोरक्को से इब्न बतूता जो यात्री था वह 1333 ईस्वी में भारत में आया था, ठीक है। और किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है 41। सेना की नौकरी और सरकारी नौकरी को वंशानुगत किसने बनाया? कि अगर किसी की सरकारी नौकरी है तो जो उसका पुत्र होगा वह भी उसी नौकरी में लग जाएगा अपने पिता की मृत्यु के बाद। तो यह फिरोज शाह ने चलाया था। नेक्स्ट है 42। फिरोज शाह के महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से थे? तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह के महत्वपूर्ण कार्य थे भवन निर्माण कला, हिसार फिरोजा फिरोजाबाद जौनपुर नगर बसाया, नहरें खुदवाई, बाग लगवाए, खरबूज और अंगूर की जो खेती थी उनको प्रोत्साहन दिया। तो ये सारे काम जो है वो फिरोज शाह के थे। इसके अलावा अभी हमने देखा कि रोजगारों के लिए जो कारखाना है वो फिरोज शाह तुगलक ने उन्होंने ही खुलवाया था। और मोहम्मद बिन कासिम जो था उसने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगाया और उसके साथ जकात कर भी लगाया था। तो सबसे पहले तुर्की शासक मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। उसके बाद फिर मुगल काल में अकबर ने, औरंगजेब ने और फर्रुखशियर ने। नेक्स्ट है 24 में से 4 मुख्य कर फिरोज शाह ने कौन कौन से रखे? 24 कर लगे हुए थे तो उनमें से केवल 4 करों को ही फिरोज शाह ने रखा। तो वो 4 कर थे खराज, जकात, खुम्स और जजिया। देखिए खराज जो था वो था भूमि पर लगने वाला कर, जकात मुसलमानों पर लगने वाला कर, जजिया गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर और खुम्स था युद्ध में लूट का जो माल था वो सैनिकों में वितरण किया जाता था, तो वो कर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44। फिरोज शाह ने दासों के लिए कौन सा विभाग खोला? फिरोज शाह ने दासों के लिए कौन सा विभाग खोला? तो उन्होंने दीवाने बंदगान विभाग खोला। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। कहीं पर महमूद तुगलक भी आ जाता है। तो यहाँ तुगलक वंश की समाप्ति हो गई है। अब देखिए तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसका सही आंसर है 1398 ईस्वी में। क्वेश्चन 47। वीडियो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अगर हम थोड़ा सा बड़े नहीं करेंगे क्योंकि 10th क्लास में चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा बड़े भी हैं। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? अब यहाँ से सैयद वंश स्टार्ट होता है। सैयद वंश की स्थापना की थी 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने, ठीक है। तो सैयद वंश का जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम था, 1412 से 1451 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48।
लोधी वंश की स्थापना किसने की? सैयद वंश से ज्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है। लोधी वंश की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है लोधी वंश का जो संस्थापक था वो था बहलोद लोधी, जिसने 1451 में लोधी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है 1506 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। और सिकंदर लोधी जो था उसका उपनाम गुलरू खां था। क्या था? गुलरू खां। देखिए आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में ये भी देखने को मिलता है। तो इसने क्या किया था? आगरा को अपनी राजधानी बनाया था और यहाँ पर बादलगढ़ का किला भी बनवाया था। नेक्स्ट है, और सिकंदर लोधी की मृत्यु जो है वह भी आगरा में ही हुई थी। सिकंदर लोधी का उपनाम क्या था? ये हमने अभी देखा था। सिकंदर लोधी का उपनाम था गुलरू खां। क्वेश्चन 51, 1517 से 18 में इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ? अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1517 से 18 इनके बीच में इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो इसका सही आंसर है खातोली का युद्ध। खानवा का युद्ध नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा खातोली का युद्ध। तो इस युद्ध में इब्राहिम लोधी जो है वह भी पराजित हो जाता है। नेक्स्ट है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1526, 21 अप्रैल 1526। आप पूरी डेट को याद रखिएगा। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोधी के पास बाबर से अधिक सेना तो थी, लेकिन बाबर के पास क्या था? तोपखाना था। तो इस युद्ध में इब्राहिम लोधी इसीलिए पराजित न हो जाता है। और ये लोधी वंश का शासक था जो कि लड़ते हुए वहीं पर ही युद्ध भूमि में ही मारा जाता है। और इसके बाद जो दिल्ली सल्तनत की जो सत्ता थी वो मुगलों के अधीन चली जाती है और इसके बाद मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो दिल्ली सल्तनत काल जो था वो 1206 से 1526 तक का माना जाता है। ये तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।